लिए मोदी सरकार को दिए 3 सुझाव। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से हुए नुकसान से निपटने के लिए भारत को तत्काल 3 कदम उठाने चाहिए। बड़े तौर पर भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का श्रेय डॉक्टर सिंह को दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने इस हफ्ते बीबीसी से ईमेल के जरिए बातचीत की है। कोरोना वायरस के चलते आमने सामने बैठकर चर्चा की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि डॉक्टर सिंह ने एक वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू से इनकार कर दिया। ईमेल के जरिए हुई बातचीत में मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस संकट को रोकने और आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थितियां सामान्य करने के लिए जरूरी 3 कदमों का जिक्र किया है। वे कहते हैं, पहला कदम यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और अच्छी खासी सीधे नकदी मदद के जरिए उनके हाथ में खर्च लायक पैसा हो। इनके लिए एक सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। तीसरा, सरकार को संस्थानिक स्वायत्तता और प्रक्रिया के जरिए वित्तीय सेक्टर की समस्याओं को हल करना चाहिए। महामारी शुरू होने से पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में थी। 2019-20 में देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद महज 4.2% की दर से बढ़ी है। यह बीते करीब 1 दशक में इसकी सबसे कम ग्रोथ रेट है। लंबे और मुश्किल भरे लॉकडाउन के बाद भारत ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना शुरू किया है, लेकिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में भविष्य अनिश्चित जान पड़ रहा है। गुरुवार को कोविड-19 केसों के लिहाज से भारत 20 लाख का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बन गया। अर्थशास्त्री तब से ही चेतावनी दे रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आ सकती है और इसके चलते 1970 के दशक के बाद की सबसे बुरी मंदी देखने को मिल सकती है। डॉक्टर सिंह कहते हैं, मैं डिप्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक गहरी और लंबी चलने वाली आर्थिक सुस्ती तय है। वे कहते हैं, मानवीय संकट की वजह से यह आर्थिक सुस्ती आई है। इसे महज आर्थिक आंकड़ों और तरीकों की बजाय हमारे समाज की भावना के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि मैं अर्थशास्त्रियों के बीच में भारत में आर्थिक संकुचन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी आर्थिक गतिविधियों का सुस्त हो जाना को लेकर सहमति बन रही है। वे कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो आज़ादी के बाद भारत में ऐसा पहली बार होगा। वे कहते हैं, मैं आशा करता हूं कि यह सहमति गलत साबित हो। भारत ने मार्च के अंत में ही लॉकडाउन लागू कर दिया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कई लोगों का मानना है कि लॉकडाउन को हड़बड़ाहट में लागू कर दिया गया और इसमें इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि लाखों प्रवासी मजदूर बड़े शहर को छोड़कर अपने गांव कस्बों के लिए चल पड़ेंगे। डॉक्टर सिंह का मानना है कि भारत ने वही किया जो कि दूसरे देश कर रहे थे और शायद उस वक्त लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वे कहते हैं, लेकिन सरकार के इस बड़े लॉकडाउन को अचानक लागू करने से लोगों को असहनीय पीड़ा उठानी पड़ी है। लॉकडाउन के
अचानक किए गए ऐलान और इसकी सख्ती के पीछे कोई विचार नहीं था और यह असंवेदनशील था। डॉक्टर सिंह के मुताबिक कोरोना वायरस जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से सबसे अच्छी तरह से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अफसरों के जरिए निपटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए व्यापक गाइडलाइंस केंद्र की ओर से जारी की जाती शायद हमें कोविड-19 की जंग राज्यों और स्थानीय प्रशासन को कहीं पहले सौंप देनी चाहिए थी। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP यानी किसी एक तय वक्त में देश में बाहर से आने वाली कुल पूंजी और देश से बाहर जाने वाली पूंजी के बीच का अंतर संकट के चलते भारत के तकरीबन दिवालिया होने की कगार पर पहुंचाने के बाद बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर सिंह ने 1991 में एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम की अगुवाई की थी। वे कहते हैं कि 1991 का संकट वैश्विक फैक्टर्स के चलते पैदा हुआ एक घरेलू संकट था। डॉक्टर सिंह के मुताबिक लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात अपनी व्यापकता, पैमाने और गहराई के चलते असाधारण है। वे कहते हैं कि यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में भी पूरी दुनिया इस तरह के एक साथ बंद नहीं हुई थी जैसा कि आज है। अप्रैल में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने 266 अरब डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें नकदी बढ़ाने के उपायों और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सुधार के कदमों का ऐलान किया गया था। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने भी ब्याज दरों में कटौती और लोन की किस्तें चुकाने में छूट देने जैसे कदम उठाए हैं। सरकार को मिलने वाली टैक्स में गिरावट आने के साथ अर्थशास्त्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नकदी की कमी से जूझ रही सरकार किस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफ़र के जरिए पैसा जुटाएगी, बीमारू बैंकों को पूंजी देगी और कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराएगी। डॉक्टर सिंह इसका जवाब उधारी को बताते हैं। वे कहते हैं ज़्यादा उधारी तय है यहाँ तक कि अगर हमें मिलिट्री, हेल्थ और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए GDP का अतिरिक्त 10% भी खर्च करना हो तो भी इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वे मानते हैं कि इससे भारत का डेट टू GDP रेशियो यानी GDP और कर्ज का अनुपात बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उधारी लेने से जिंदगियां, देश की सीमाएं बच सकती है, लोगों की आजीविकाएं बहाल हो सकती हैं और आर्थिक ग्रोथ बढ़ सकती है तो ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं हमें उधार लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात को लेकर समझदार होना चाहिए कि हम इस उधारी को कैसे खर्च करने जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह कहते हैं गुजरे वक्त में IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेने को भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी माना जाता था, लेकिन अब भारत दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत हैसियत के साथ लोन ले सकता है। वे कहते हैं उधार लेने वाले देश के तौर पर भारत का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। इन बहुराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। कई देशों ने मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए पैसे छापने का फैसला किया है ताकि सरकारी खर्च के लिए पैसे जुटाए जा सके। कुछ अहम देशों ने यही चीज़ भारत को भी सुझाव दिए हैं। कुछ अन्य देशों ने इसे लेकर चिंता जताई है कि इसमें महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। 1990 के दशक के मध्य तक
फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की भरपाई सीधे तौर पर आरबीआई करता था और यह एक आम बात थी। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि भारत वित्तीय अनुशासन, सरकार और रिजर्व बैंक के बीच संस्थागत स्वतंत्रता लाने और मुक्त पूंजी पर लगाम लगाने के साथ अब कई आगे बढ़ चुका है। वे कहते हैं, मुझे पता है कि सिस्टम में ज़्यादा पैसे आने से ऊंची महंगाई का पारंपरिक डर शायद विकसित देशों में अब नहीं है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए आरबीआई की स्वायत्तता को चोट के साथ ही बेलगाम तरीके से पैसे छापने का असर करेंसी ट्रेड और महंगाई के तौर पर भी दिखाई दे सकता है। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि वे घाटे की भरपाई करने के लिए पैसे छापने को खारिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे महज यह सुझाव दे रहे हैं कि इसके लिए अवरोध का स्तर बेहद ऊंचा होना चाहिए और इसे केवल अंतिम चारे के तौर पर तब इस्तेमाल करना चाहिए जब बाकी सभी विकल्पों का इस्तेमाल हो चुका हो। वे भारत को दूसरे देशों की तर्ज पर ज़्यादा संरक्षणवादी, आपात पर ऊंचे टैक्स लगाने जैसे व्यापार अवरोध लगाना बनने से आगाह करते हैं। वे कहते हैं, गुजरे 3 दशकों में भारत के ट्रेड पॉलिसी से देश के हर तबके को बड़ा फायदा हुआ है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर आज भारत 1990 के दशक की शुरुआत के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में है। डॉक्टर सिंह कहते हैं, भारत की वास्तविक जीडीपी 1990 के मुकाबले आज 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। तब से भारत ने अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन इस ग्रोथ का एक अहम हिस्सा भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार रहा है। भारत के जीडीपी में ग्लोबल ट्रेड की हिस्सेदारी इस अवधि में करीब 5 गुना बढ़ी है। डॉक्टर सिंह कहते हैं, भारत आज दुनिया के साथ कहीं ज़्यादा घुल मिल गया है। ऐसे में दुनिया की अर्थव्यवस्था में घटने वाली कोई भी चीज़ भारत पर भी असर डालती है। इस महामारी में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरी चोट लगी है और यह भारत के लिए भी एक चिंता की बात है। फिलहाल किसी को भी यह नहीं पता कि कोरोना वायरस महामारी का पूरा आर्थिक असर क्या है, न ही किसी को यह पता कि देश को इससे उबरने के कितने वक्त लगेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसने डॉक्टर सिंह जैसे पुराने अर्थशास्त्रियों के अनुभव को भी मात दे दी है। वे कहते हैं, पिछले संकट माइक्रो इकोनॉमिक संकट थे, जिनके लिए आजमाए हुए आर्थिक टूल मौजूद हैं। अब हम एक महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसमें समाज में अनिश्चितता और डर भर दिया है। इस संकट से निपटने के लिए मौद्रिक नीति को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना कारगर साबित नहीं हो रहा है। इन्हीं बातों को अगर आजमाया जाए तो हम आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।